अच्छा, ये जो है मैं चैप्टर 8 की क्लास जो है वो कंडक्ट कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे या जिनको इशू हो रहा है ज्वाइन करने में टाइम वगैरह का, तो मैं उन्हें जो है रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग फिर रिकॉर्डिंग के अंदर देख लीजिएगा इस चैप्टर को। आज कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, आज स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक कराऊंगा। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर की आउटलाइन देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें 4 टॉपिक्स हैं। पहला है वर्क का, दूसरा है एनर्जी फॉर्म्स का, तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, और चौथा है पावर का। तो 4 टॉपिक्स हैं, लेकिन तकरीबन ऐसे समझें कि चैप्टर ही है पूरा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ रिड्यूस नहीं हुआ। तो आज मैं ये 2 टॉपिक करवाऊंगा, वर्क और एनर्जी फॉर्म्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यानी ये पूरा चैप्टर एनर्जी की अलग अलग टाइप्स पर, एनर्जी होती क्या है, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, और एनर्जी के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं उसके बारे में। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं, इसका क्या है। रिड्यूस सिलेबस में वर्क था, और वर्क ही पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है। वर्क के अंदर हम जो है वो सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन को देखेंगे, और उसके बाद फिर वर्क का फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे तो यहाँ पर डेफिनेशन बहुत बड़ी लिखी हुई है और काफ़ी सारी चीज़ों की एग्जांपल्स देकर वर्क को समझाया गया है, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है हम डायरेक्ट उस पर आते हैं। वर्क की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। तो ये यहाँ पर एक बात की गई है कि यार वर्क क्या है, और ये सारी बात इसके बारे में लिखी हुई है। अब हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि वर्क क्या है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है कि एक इंसान है जो किसी चीज को धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा कुछ इसके आगे पिलर सा बना हुआ है। तो देखिए, वर्क कहते हैं किसको है फिजिक्स की नजर में, किसी भी चीज को उसकी जगह से अगर आपने फोर्स के जरिए मूव कर दिया, किसी भी चीज को अगर उसकी जगह से आपने फोर्स लगा के मूव कर दिया, तो आपने उस चीज पर वर्क किया है। क्या मतलब हुआ, इसको जरा समझते हैं। मिसाल के तौर पर, सर जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से मुझे। अब देखो आवाज आ रही है? नहीं, अभी भी नहीं आ रही है? एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा माइक सेट करता हूँ। कट रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा। अब देखो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर कोई इशू हो ना तो मैंने इसको रिकॉर्ड पे भी लगाया हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें रिकॉर्डिंग भी मिल ठीक, जाएगी इसकी। ठीक है। सही है। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि वर्क का ये चैप्टर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। चैप्टर 8 के अंदर देखो, 4 टॉपिक्स रिड्यूस में आए हैं। वर्क है, एनर्जी फॉर्म्स है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और पावर है। 4 मेन टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंदर रिड्यूस करने के बाद इन्होंने दिए हैं हमें। ठीक है, तो आज मैं आपको वर्क का और एनर्जी फॉर्म्स का टॉपिक कराऊंगा, ये 2 टॉपिक करवाऊंगा आज। ठीक है। तो वर्क से मैंने स्टार्ट किया था, ये चैप्टर के स्टार्ट का पहला ही टॉपिक वर्क ही है। तो यहां से मैंने स्टार्ट लिया था वर्क की डेफिनेशन से। तो वर्क की डेफिनेशन यहाँ जो लिखी हुई है थोड़ी सी मुश्किल करके लिखी हुई है इन्होंने, इसको हम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिखी हुई डेफिनेशन वो लिखी हुई है द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ,
फोर्स एंड डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें आसान लफ्जों में, तो वर्क की डेफिनेशन में कहूंगा क्या है, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, वर्क की जो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है वो क्या है कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाए, जब कोई किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए और उसके फोर्स लगाने के नतीजे में वो चीज आगे पीछे मूव हो जाए, तो ऐसे काम को फिजिक्स में वर्क कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक रिमोट रखा हुआ है टीवी का, तो वो अपनी जगह पे रखा हुआ है, मैंने अपने हाथ से फोर्स लगाई और उसे उठाया और उसे उसकी जगह से हटाकर किसी और जगह पे रख दिया। तो फिजिक्स की नजर में मैंने फोर्स के जरिए एक ऑब्जेक्ट पे डिस्टेंस का काम किया है, मैंने उसे कुछ डिस्टेंस कवर करवाया है फोर्स की मदद से। तो जब भी फोर्स की मदद से कोई बॉडी का डिस्टेंस कवर हो, तो हम कहते हैं दिस इज वर्क। तो असल में फिजिक्स की नजर में मैंने उस रिमोट पे काम किया है। जब भी आप किसी चीज पर फोर्स लगा के उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, तो आप फिजिक्स की नजर में काम करते हो। मैंने एक बुक उठा के यहां से वहां रख दी, मैंने फिजिक्स की नजर में काम किया, क्योंकि मैंने फोर्स यूज की है और उसका डिस्टेंस चेंज किया है। लेकिन अगर मैं एक दीवार पे बस हाथ रख के खड़ा हूं, 1 घंटे तक वहीं खड़ा रहूं, तो क्या इसे वर्क कहेंगे? तो फिजिक्स कहती है कि नहीं, वर्क नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्क के लिए डिस्टेंस होना जरूरी है। यानी अगर वो दीवार अपनी जगह से हिल जाए, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने वर्क किया। लेकिन अगर मैं किसी टेबल पर हाथ रख के खड़ा रहा और उस टेबल ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो ऐसी फोर्स से वर्क नहीं होता। वर्क कब होता है? जब फोर्स लगे और बॉडी डिस्टेंस भी कवर करे। जब भी फोर्स लगेगी और बॉडी डिस्टेंस सर। कवर करेगी, हाँ, हमेशा वर्क होगा। जी जी बोलो। सर थोड़ा जोर से बोल रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही? तुम्हारा थोड़ा सा कनेक्शन का मसला है क्या? भाई पता नहीं सर, आपकी आवाज अभी अजीब अभी सी आ रही है, मैं समझ में नहीं आ रही। ओहो, अभी अभी नेट तुम्हारा आ रहा है, मेरा तो यार नेट ना सही आ रहा है मेरे ख्याल में। नहीं, आपकी मुझे आवाज आ रही है लेकिन बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, बहुत हल्की आ रही है। अबे यार, ये मेरा माइक जो है, वैसे तो मैंने फुल पे किया हुआ है इसको इस टाइम पे, लेकिन चलो देखते हैं। सर एक दफा फिर से कर दें। हाँ, अब दोबारा सुनो देखो, हम्म। तुम्हारी आवाज बहुत सही आ रही है मुझे, लेकिन शायद मेरी आवाज वहां तक ना आ रही हो। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही आ रही है तुम्हारी आवाज, लेकिन हो सकता है मेरा माइक जो है ना, शायद ये इतना अच्छा काम नहीं करता शायद आज। अच्छा चलिए, सही है, कोई बात नहीं, मैं सुन ठीक है, लूंगी। हाँ, तुम देख लो, अगर तो तुम्हें इशू हो ना, तो वैसे मैंने बताया तुम्हें रिकॉर्ड हो रही है ये, ठीक है, तो तुम्हें पूरी रिकॉर्डिंग भी इसकी मिल जाएगी। सही है। चलिए सही है, कोई बात अच्छा, नहीं। इसके जी। अलावा ये सेकंड स्टूडेंट कौन है? ये आयशा मैसेज क्यों करे जा रही अच्छा, आयशा वगैरह भी है? ज्वाइन कर चुके हैं, पता नहीं यार। अच्छा चलो, मैं खैर आगे तो बढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि वर्क की डेफिनेशन ये है। सर बोलिए। जी जी, मैं बोल रहा हूँ बस, ठीक है, 1 मिनट। मैंने आपसे कहा कि वर्क क्या है। जब भी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी, जब भी एक ऑब्जेक्ट जी। पर फोर्स लगेगी और उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव हो जाएगा, तो तब तक हम कहेंगे कि यार दिस इज वर्क। ठीक है, मैंने कोई चीज फोर्स लगा के यहां से वहां रख दी, वर्क किया है। मैंने कोई चीज यहां से उठा के वहां फेंक दी, वर्क किया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक चीज को वहीं पकड़ के बैठा हूं, वहीं उसी को मैंने वहीं रोका हुआ है, तो क्योंकि डिस्टेंस कवर नहीं हो जी। रहा, ये वर्क नहीं है वो। ठीक है, वर्क कब होता है? जब जी। फोर्स लगे और साथ में बॉडी अपनी जगह से मूव भी हो जाए, ठीक है, डिस्टेंस भी कवर करेगा। ठीक है, तो वर्क अच्छा। की ज्यादा जी। इजी डेफिनेशन, ज्यादा अच्छी डेफिनेशन यही है, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, अच्छा सर, जैसे बुक में डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन वाला। तो बिल्कुल। मतलब ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखे हम लोग। नहीं नहीं, देखो एक बात, देखो देखो, ये डेफिनेशन
और जो ये डेफिनेशन, इनमें फर्क सिर्फ जो है ना वो वर्ड्स का है। देखो मैंने क्या किया, उसने इस बात को दोबारा रिपीट किया हुआ था, डिस्टेंस के बाद उसने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, उसने डिस्टेंस के बाद बोला जी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो ये बात ना ऊपर हो चुकी है, देखो यहाँ बोल तो दिया उसने कि यहाँ पे जी फोर्स अप्लाई करोगी तो ही तो ये डिस्टेंस कवर होगा। तो ये जो 4 या 5 वर्ड्स थे ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, सही है, ये डेफिनेशन सेम ही है। ऐसे ही मैंने ये वाला वर्ड हटा दिया, दी अमाउंट ऑफ, देख रही हो। जी, समझ गई मैं। हाँ ये असल में एक्स्ट्रा वर्ड्स थे, ये डेफिनेशन मैंने चेंज नहीं की, वो तो कोई भी नहीं कर सकता, डेफिनेशन तो ऑफिशियल होती है, वो कोई चेंज नहीं कर अच्छा। सकता। लेकिन हाँ ये जो डेफिनेशन यहाँ वर्ड बाय वर्ड लिखी हुई है ना, ये वर्ड बाय वर्ड नहीं होती जी है, जी ठीक है। ये तुम्हें हर जगह थोड़ी थोड़ी डिफरेंट दिखेगी, अक्सर नोट्स में ना तुम्हें ये वाली दिखेगी, क्योंकि सीधी सीधी डेफिनेशन तो यही है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, बस उसने ये वाली लाइन एक्स्ट्रा ऐड की है, और यहाँ वर्क से पहले अमाउंट लिख दिया। अमाउंट किसे कहते हैं, क्वांटिटी को कहते हैं, ठीक है। जी जी बाकी डेफिनेशन वही है, मैंने कोशिश की है थोड़े इसमें वर्ड कम कर दूं ताकि थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो वर्क की जी डेफिनेशन जी ये ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बाकी वर्डिंग अभी हम लिख लेंगे इसकी, तो हमारा भी आंसर प्रॉपर वर्डिंग में ही होगा, मतलब हमारा भी आंसर शॉर्ट नहीं होगा, इतना ही होगा जितना इनका बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, जी जी अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, द सिंबल ऑफ वर्क इज डब्ल्यू, यानी इस पूरे चैप्टर में हम वर्क को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो डब्ल्यू से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाते जी हैं यूनिट पर। तो एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज, और अब यहां पर थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। जी एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज, तो अब हम देखते हैं दो चीजें, हमने कही थी दो चीजें, हमने कहा था फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन। और हमने कहा था प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, डिस्टेंस का वो होता है वो, एक सेकंड क्या था? मीटर, मीटर होता है। जी, ये डिस्टेंस का यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर को फिजिक्स में जूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या? कहते हैं, ठीक है। तो इसी सर फिर से बोले, आपकी आवाज बहुत कट रही है। जूल, ये मैंने लिख भी दिया है स्क्रीन पे, ठीक है। सर ये तो हीट का नहीं होता। वर्क का यूनिट भी जूल है, हीट का यूनिट भी जूल है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल है, पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट जूल है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट है जूल, ठीक है। अच्छा। हाँ ठीक है, तो वो जो जूल है ना, ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क यूज करने जाएंगे इस चैप्टर में वो जूल वाला करेंगे, ठीक है। इसको एक दफा बुक में भी रीड कर जी ले, ठीक है, क्या लिखा हुआ है जी कि एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है, यानी कि आपको जो इस्तेमाल करना है वो जूल ही इस्तेमाल करना है, इसको सिर्फ जे भी लिखेंगे। इसके अलावा वो कह रहे हैं अदर यूनिट्स ऑफ वर्क कैन बी फुट, पाउंड, अर्ग, और भी बहुत सारे, ठीक है, मैं और भी लिख देता हूँ अदर यूनिट्स। तो अदर यूनिट्स ऑफ वर्क हैं बहुत सारे, जैसे वर्क का एक यूनिट यहाँ लिखा हुआ है ना अर्ग बुक के अंदर, ठीक है, लेकिन हम इसमें काम नहीं करते नॉर्मली, हमारा काम जूल में ही चलता है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो ऐसा ही सिस्टम है ना। तो ऐसा ही सिस्टम में वर्क का यूनिट वैसे जूल है, लेकिन जो लोग एफपीएस सिस्टम में काम करते हैं, सीजीएस सिस्टम में काम करते हैं, तो वहां पे वर्क के और भी यूनिट्स हैं, ठीक है, जैसे अर्ग है, इसके अलावा फुट पाउंड है, ये भी एक यूनिट है वर्क का। इसी तरीके से वर्क का एक यूनिट बीटीयू है, इसको कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। इसी तरीके से वर्क का एक यूनिट किलो वॉट आवर भी है, ठीक है, लेकिन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बस इसको सिर्फ नाम की हद तक आप याद रखो, असली में जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ जूल पढ़ना है, ठीक है, ऐसा यूनिट। और जैसे सर अगर हम लिखें कि पेपर में ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो बस इतना इनफ है ना पेपर काफी है, के लिए अगर तो? एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो, थोड़ी सी आप चाह रहे हो कि लंबा लगे आंसर, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बुक में ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, अदर यूनिट, सही है। तो अदर यूनिट काफी सारे और भी हैं, लेकिन इतने याद रहे तो बहुत है, 4 बहुत है याद करने को, ठीक है। जी अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हमें वर्क के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, हम चाहते हैं कि कभी भी वर्क का कोई न्यूमेरिकल आए तो हम उसे सॉल्व कर सकें, उसके क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकें,
तो वो करने के लिए अब हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा वर्क की डेफिनेशन को यूज करके। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेरिवेशन ऑफ वर्क। अब मैं वर्क के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाहता हूँ उसकी डेफिनेशन यूज करके। तो हमने वर्क की डेफिनेशन क्या कही थी? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, यानी जब भी फोर्स और डिस्टेंस को मिला दिया जाता है, उनका प्रोडक्ट कर दिया जाता है, तो हमेशा वर्क बनता है। ठीक है, अब मुझे यही बात मैथमेटिकली लिखनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले कुछ चीजें कंसीडर की जाएंगी। एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ बॉडी। ठीक है, विच इज एट रेस्ट। ठीक है, एक बॉडी है जी, रुकी हुई है। व्हेन अ which फोर्स, is it? Rest को ठीक है, और फोर्स को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में? जी, एफ। न्यूटन। नहीं नहीं, वो तो यूनिट है। अभी सिंबल क्या है? सिंबल तो लोड। जी, नहीं नहीं, फोर्स का सिंबल क्या है? एफ है। ठीक है, यूनिट जो है वो जी, न्यूटन है, लेकिन जो इसका सिंबल है वो एफ है। ठीक है, हर क्वांटिटी का एक सिंबल होता है जी, और एक यूनिट होता है। जैसे वर्क का सिंबल डब्ल्यू है, लेकिन यूनिट क्या है? जूल है। डिस्टेंस का सिंबल एस है, लेकिन यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है, तो हर क्वांटिटी का एक यूनिट है और एक सिंबल है। तो हमने कहा व्हेन अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द बॉडी टू displace it to a distance d। ठीक है, हम कह रहे हैं इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई हुई जिसने इसे यहां से उठा के एक नए डिस्टेंस पे मूव कर दिया, और उस डिस्टेंस का नाम है डी। ठीक है, हमने दो बातें कंसिडर कर ली। हमने फोर्स को कहा कि हम एफ कहेंगे, और इस बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसे डी कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क। अब मुझे बताओ वर्क की डेफिनेशन क्या कह रही थी? कि वर्क किसके बराबर है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। किसके बराबर है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर। फोर्स को किससे लिखते हैं? एफ से। और डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं? डी से। तो ये बन गया हमारे पास वर्क का फॉर्मूला, W इज इक्वल टू एफ डी। क्या बन गया फॉर्मूला? W इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, जब भी वर्क कैलकुलेट करना होगा हम इस ही फॉर्मूले से करेंगे। जब भी हमें वर्क कैलकुलेट करना होगा हम इसी से करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर वर्क में और भी कुछ आएगा? हाँ, कभी कभी हमने देखा है कि हम एक बॉडी को स्ट्रेट नहीं बल्कि किसी एंगल पे मूव कराते हैं। जैसे लोडिंग ट्रक के अंदर आपने देखा होगा कि वो रोल करते हुए ऊपर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, जो उनके कंटेनर्स वगैरह होते हैं। या उतारते वक्त भी आपने देखा होगा कि ट्रक वगैरह से सामान उतर रहा होता है, तो उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन सी बनाई हुई होती है और वहां से चीजों को उतार रहे होते हैं। तो जब भी वर्क किसी एंगल पे किया जाए, एंगल का मतलब है ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, तो अब हमें यहाँ पर एंगल को भी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहूं कि वर्क एट सम स्पेसिफिक एंगल, तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि यार एंगल लगने से फॉर्मूले में क्या फर्क आएगा। तो हम लिखेंगे इज गिवन बाय, और अब ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी, और एंगल के लिए हम क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अब इस डेफिनेशन में ऐड हो जाएगा। तो अब ये वर्क का नया फॉर्मूला बन गया, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो हमारे पास अब वर्क के दो फॉर्मूले हैं। एक तब जब वर्क एक स्ट्रेट सरफेस पे हो रहा है जिधर कोई एंगल नहीं है, और एक तब जब वर्क किसी एंगुलर सरफेस पे हो रहा है, किसी ऐसी जगह पे हो रहा है जहां कुछ एंगल बन रहा है। अब वो एंगल 15 डिग्रीज सर भी थोड़ा हो जोर सकता से है। बोलें। ठीक है, वो एंगल 15 डिग्रीज भी हो सकता है, 30 डिग्रीज भी हो सकता है, 45 डिग्रीज भी हो सकता है। मतलब आवाज आ रही है अब? जी, अब आ रही सही है।
ठीक है ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अब वर्क के हो गए हैं दो फॉर्मूले कुल मिला के। एक हो गया है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और एक हो गया है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू एंगल। ठीक है, तो अब हम आगे अच्छा बढ़ते सर, हैं। ये जो आपने डेरिवेशन जी जी जो आपने सर ये भी डेरिवेशन कराई है, जी तो जी। मतलब ये एज इट इज इतनी डेरिवेशन सही है ना वर्क हाँ की, ये इतनी मतलब? इतनी सही है, इतनी सही है। देखो यहाँ पर भी ये इतनी हुई हुई है, ये ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हुई हुई है, ये हुई हुई है। ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। चलें अब हम आ जाते हैं इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। सर वो डेरिवेशन वाला पेज दोबारा शेयर करें। ये वाला, ये वाला। नहीं नहीं सर, जो आपने कराई है। जी जी, ठीक ये मैं सही सही, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, मैं ना तुम लोगों को इसकी ना इमेज सेंड करूंगा आखिर में, ठीक है। ये पूरा पेज जो है ना, ये जहाँ जितना लिखा है, जी सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, वैसे मैं तुम लोगों को ये सेंड करूंगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये एग्जाम्पल आई है हमारे सामने, तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, सिंपल सी एग्जाम्पल है, पढ़ लेते हैं एक दफा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल है फाइंड द वर्क डन। ठीक है, वो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द वर्क डन, यानी कितना वर्क किया गया है, डन हुआ है। तो हमें वर्क को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डेटा बनाते हैं इसका, क्या मालूम करना है इसमें, वर्क। वर्क को मालूम करना है, ठीक है। तो वर्क के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सही है। अब वो आगे कह रहा है इज अप्लाइड, ओ सॉरी, व्हेन अ फोर्स ऑफ, आर्यन। व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड। ये वर्क हमें निकालना है जब कितनी फोर्स अप्लाई हुई है, 50 न्यूटन की। तो हमें और डेटा मिल जी गया, फोर्स है कितनी, 50 न्यूटन, ठीक है। जी जी। अब मजीद आगे पढ़ते हैं। 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू मूव अ ट्रॉली एट अ शॉपिंग मॉल। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई की गई है एक ट्रॉली जो शॉपिंग मॉल में रखी हुई है उसे मूव करने के लिए, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। उसे कितना डिस्टेंस कवर करवाने के लिए, 200। 200 मीटर। ये हमें एक और डेटा मिल गया, यानी डिस्टेंस कितना मिल गया हमें, 200 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अज्यूम, सर जी जी, सर ये डिस्टेंस का यूनिट चेंज नहीं होगा? नहीं नहीं मीटर ही सही है, अगर सेंटीमीटर होता तो चेंज करना पड़ता। ठीक है। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं जी। अज्यूम द एंगल टू बी कितना, 0 डिग्री। वो कह रहे हैं आप ऐसा अज्यूम कर लें कि अभी एंगल यानी कि थीटा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, जी इसका मतलब है मुझे थीटा की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, इस पे डिग्री लगा देते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपसे कहा था हमारे पास वर्क के दो फॉर्मूले हैं, एक था विदाउट एंगल और एक था विद एंगल। इस टाइम पे कौन सा लगना चाहिए, इस टाइम अम वो वाला विद एंगल वाला। ये वाला लगना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला इस टाइम पे लगाना पड़ेगा क्योंकि एंगल गिवन, जब भी एंगल गिवन ना हो तो फिर डायरेक्ट आप एफ डी भी लगा सकते हो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से डब्ल्यू एज इट इज। अब मुझे फोर्स लिखनी है, तो फोर्स गिवन है 200, ओ सॉरी 50। ठीक है, डिस्टेंस मुझे जी गिवन है 200 मीटर का। कॉस क्योंकि एंगल है तो एज इट इज लिखना है कॉस को, और थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 0। 0 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ सर कॉस 0 किसके बराबर होता है? ये होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो मैं 1 के यहाँ बराबर। आगे लिख दूंगा, सर जैसे पेपर में गिवन नहीं होगा कि कॉस 0 किसके बराबर ऐसा होता है? होता है, वैसे गिवन होता है। ठीक है, ऐसे गिवन होता है। जी मैं अब लिख भी देता हूँ, कॉस 0 इज इक्वल टू 1।
ठीक है, तो ये आ गया जी cos 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ अब मैं इसको सही कर लेता हूँ, 50 एज इट इज, 200 अभी फिलहाल एज इट इज, और cos 0 की जगह, पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या जी करना है इन तीनों को, बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट्स हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सर 1000 आंसर आए नहीं, 10,000 आंसर आएगा। ठीक है, 50 × 200, ये देख लेते हैं कितना आ रहा है, 50 × 200, तो ये आ गया 10,000। ठीक है, तो 10,000 हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें याद है यूनिट कितना था, यूनिट था जूल्स, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो 10,000 जूल इसका आंसर आ रहा है वर्क का, जब एंगल 0 डिग्री था, वर्क 50 था, और डिस्टेंस 200 मीटर था। ठीक है, तो ये हो गई एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अच्छा, अब जी अगर किसी को कॉपी करनी है तो कर ले वो, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जी ठीक सर, 2 मिनट रुकिएगा, मैं कॉपी कर रही हूँ। है, फिर उसके बाद आगे ठीक है, हो गया सर। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा पार्ट 2 शुरू हो जाएगा, एनर्जी और एनर्जी फॉर्म्स का। तो हम देख लेते हैं रिड्यूस में ये है या नहीं है, तो ये रहा। ठीक है, अब हमें क्या पढ़नी है, जी, एनर्जी फॉर्म्स पढ़नी है। एनर्जी फॉर्म्स। ये एनर्जी फॉर्म्स हमें दो ही दी हुई हैं सिलेबस के अंदर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पहले काइनेटिक एनर्जी को पढ़ना है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना है। ठीक है, जी तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पे आ जाते हैं, इसकी डेरिवेशन भी है। ठीक है, जी काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन जो है वो क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक बॉडी कहीं पर मूव करेगी, जब भी एक बॉडी मोशन करना चाहेगी, तो उसके लिए उसे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी कहेंगे, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। यानी बिल्कुल आसान लफ्जों में अगर हम कहें काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो वो एनर्जी जो बॉडी की मूवमेंट में इस्तेमाल हो, वो एनर्जी जो किसी बॉडी की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो। मुझे चलना फिरना है, मुझे कौन सी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। मुझे बाइक चलानी है, मुझे कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। जब भी किसी बॉडी को मूव करना होता है, इस इस एनर्जी का काम ही मोशन है, मोशन यानी मूवमेंट। तो जब भी किसी बॉडी को मूव करवाना है, हमेशा जो एनर्जी इस्तेमाल होगी, उस एनर्जी का नाम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की यही डेफिनेशन है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, अब आगे बढ़ के इसकी डेरिवेशन को देख लेते हैं और फिर इसको कर लेते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन यहां से स्टार्ट होती है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द वर्क required to accelerate a body of a given mass from rest to its stated velocity. A moving body maintains its kinetic energy unless its speed changes। और यहाँ पर फिर मैथमेटिकली, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा है। तो इसे हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, और इसे हम डेरिवेशन की फॉर्म में कर लेते हैं बजाय इस तरह से। ठीक है,
तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजिंग बनाया हुआ है इसको वर्क की फॉर्म में, तो हम इसको थोड़ा सा इजी करके लिखते हैं, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी करने के लिए सबसे पहले हमें दोबारा से कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी। तो यहाँ अज्यूम करते हैं, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है, विच इज एट रेस्ट, जो अभी रेस्ट के ऊपर है। मैं चाहता हूं ये बॉडी मूव करे, मैं चाहता हूं ये बॉडी आगे बढ़ने लग जाए, तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे इसको वो एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे ये मूव करने लग जाए, यानी इसके अंदर कुछ वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाए। तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी will be required to increase its velocity to v, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, एक बॉडी थी जो रुकी हुई थी, रेस्ट पर थी, मैंने उसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जिससे वो बॉडी एक वेलोसिटी v के साथ चलने लग गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की यही तो डेफिनेशन थी कि वो एनर्जी जो बॉडी को चलने फिरने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और मैंने क्या किया, एक बॉडी को उठा के फेंक दिया, चला दिया, उसे वो एनर्जी दे दी जो उसको चाहिए थी चलने के लिए, जिसका नाम काइनेटिक एनर्जी होता है। तो मैंने एक रुकी हुई बॉडी को जिसका मास m था कुछ एनर्जी दी है जिससे उसकी वेलोसिटी v हो गई है। तो अब हम लिखते हैं जी दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, सर पैरा चेंज है यहाँ से। हाँ, विल बी गिवन बाय, ठीक है। और अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमने प्रोड्यूस की एक बॉडी में, ठीक है, जिससे वो एक वेलोसिटी के साथ मूव करने लगी। हमने बॉडी की क्या क्या चीजें यूज की थी, उसका मास और उसकी वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, दो चीजों पे डिपेंड ए करता ही। है। पहला उसका मास और सेकंड उसकी वेलोसिटी, ठीक है। क्या फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी, हाफ एम बी। ठीक है। जब भी काइनेटिक जी एनर्जी गिवन करनी हो, जब भी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, तो हमें बॉडी की दो चीजें चाहिए होती हैं, एक उसका मास जो उसका वजन है, और दूसरा वो वेलोसिटी जिससे हम इसे मूव करवाना चाहते हैं। जब भी एक बॉडी को हम मूव करवाएंगे उसके लिए जो एनर्जी हम देंगे उस एनर्जी का नाम होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जी। अब आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ बातें लिखी हुई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, इनको जरा रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि यार काइनेटिक एनर्जी तो बॉडी के चलने में इस्तेमाल होती है, बॉडी को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v डिपेंड्स अपॉन, यानी वो कह रहा है इसीलिए जो एक ऑब्जेक्ट का मास है और जो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसकी काइनेटिक एनर्जी दो बातों पे डिपेंड करती है। वो दो बातें क्या है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आगे लिखा हुआ है द ग्रेटर द मास द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी बात वो कह रहा है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आगे बोल रहा है द ग्रेटर द स्पीड द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी।
यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसने कर दिया, तो इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं और हम लिखते हैं देयर आर टू फैक्टर्स इन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स। ठीक है, अब वो दो फैक्टर क्या है वो हमें दिख रहे हैं। किन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ देखो, मास पे और वेलोसिटी पे। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं। फैक्टर नंबर 1 है मास ऑफ बॉडी, और इसमें हम लिख लेते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। सर ये हेडिंग है मास ऑफ बॉडी? नहीं नहीं नहीं, ये हाँ, ये सब हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये इसी के अंदर की सब हेडिंग है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पहली बात क्या है, जी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है बॉडी के मास के ऊपर। ठीक है, और जितना मास हम इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा, और सेकंड फैक्टर कौन सा है? अब है स्पीड वाला। हाँ वेलोसिटी है नीचे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो ये भी क्या है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बॉडी की जितनी वेलोसिटी होगी हम बोलेंगे इसकी इतनी ही काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जी वो दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, मास पर और वेलोसिटी पर। आप मास इंक्रीज करो तो भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, आप वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन आएगी, क्वेश्चन आएगा, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, और यहाँ से लिखना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कहाँ तक लिखना है? यहाँ से लेके पूरा ये अच्छा। सब शॉर्ट के क्वेश्चन। अच्छा सर ये बॉडी और ऑब्जेक्ट बात दोनों एक ही है या फिर डिफरेंट है दोनों चीजें? एक ही फिजिक्स की नजर में बॉडी और ऑब्जेक्ट एक ही बात है। ठीक है, कुछ जगहों अच्छा। पर और बॉडी। सर जैसे जी जी। जैसे आपने डेरिवेशन में लगाया है के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हाफ कहाँ से आया है, यानी 1/2 अच्छा कहाँ से हाँ, आया है? अच्छा अब पता है इसका क्या सीन है। असल में जो है ना, वो 9 का जो लेवल है ना, 9 क्लास का, तो 9 जी क्लास के लेवल के ऊपर ना असल में ये डेरिवेशन तुमने देखो करवाई नहीं है इन्होंने, वरना स्टेप दिखाने चाहिए थे ना, कि ये डेरिवेशन कहाँ जी से स्टार्ट हुई और कहाँ पे खत्म हुई। तो वो स्टेप यहाँ जी। दिखाते नहीं है। वो क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि ना 9 क्लास का स्टूडेंट जो है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये तो बड़ी मुश्किल डेफिनेशन हो गई। तो इसीलिए ना इस लेवल पे करवाते नहीं है, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, काइनेटिक क्योंकि एनर्जी। सर अगर मैंने ऐसे किया हाँ, और अगर उन्होंने कार्ड नहीं नहीं डेरिवेशन मतलब इसको नहीं, वो नहीं पॉइंट करना। बना के। नहीं नहीं नहीं, वो असल में देखो, जो चीज़ बुक में गिवन नहीं होती ना, फिर वो हमें नहीं पढ़ानी। सही है, वो अच्छा फिर अच्छा। समझो आपके लेवल से ऊपर की है या आपके लेवल से नीचे की है। सही है, तो काइनेटिक एनर्जी की जो डेरिवेशन है ये फर्स्ट ईयर में करवाई जाती है। 9 में ना एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्टेप होते हैं बीच में। ठीक है, अगर तुम नोट करना चाहते हो जी तो मैं यहाँ करवा देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें करवाऊँ क्या ये? जी जी, करवा दे करवा दे। मैं करवाता हूँ। ठीक है, असल में काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्क की डेरिवेशन से। वर्क की डेरिवेशन ये रही, W इज इक्वल टू एफ डी। एफ टी। हम यहाँ से स्टार्ट करवाते हैं इसको, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब ये पार्ट नहीं है लेक्चर का, बस ये कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, और इसके बीच में कर देता हूँ, जैसे कॉन्सेप्ट का काम है इसके अंदर, ये पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना पता है क्या करना होता है, एक एक करके ना स्टेप्स पुट करने होते हैं। वर्क की जो डेरिवेशन है ना, W इज इक्वल टू एफ टी, उसमें एक एक करके स्टेप जी पुट करने होते हैं। ठीक है, तो अब तुम देखो, जी। अभी W को एज इट इज लिख दो। फोर्स का फॉर्मूला याद दिलाओ क्या होता फोर्स का होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? है? F इज इक्वल टू
एम ए। एम ए। तो इसका मतलब है मैं फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? एम ए। एम ए लिख सकता हूँ, और आगे क्या लिखा हुआ था? डी। वो एज इट इज उतार दूंगा, ऐसे ही है। जी। ठीक है, तो मैं कहाँ तक पहुंच गया? W इज इक्वल टू एम ए डी तक पहुंच गया, ऐसा ही है। जी। अच्छा, जी। अब याद करो, हमने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2as इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था? वी एफ माइनस वी आई। हाँ, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ अच्छा। एक्सेलरेशन की जगह वो फॉर्मूला लिखना चाहूँ, अगर मैं एक्सेलरेशन की जगह वो फॉर्मूला लिखना चाहूँ, तो बताओ मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ लिखूंगा, वी एफ बताओ। स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हाँ, वी एफ स्क्वायर। सर लेकिन वो टू कहाँ जाएगा फिर, जैसे टू हाँ, ए एस है ना। वो डिवाइड में आ जाएगा, वहीं से तो आया है वो टू। समझ में आ रहे हैं? अच्छा, सही सही में वो समझ वहां गई। से टू आया है असल में, वो जो आया है ना उस डेरिवेशन में टू आया है, वो वहां से निकल के आया है असल में। इसीलिए तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फिर इसीलिए जो है ना, इसको 9 लेवल पे इन लोगों ने रखा नहीं, वरना जो है वो स्टूडेंट ना कंफ्यूज ही हो जाएगा बिल्कुल। असल में वो जो डेरिवेशन थी ना, मैं तुम्हें यहाँ पे वो बताता हूँ, वो थी 2as इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर और माइनस का बी आई स्क्वायर। जी। यहाँ पर जो है ना, जब ए का फॉर्मूला जी। यहाँ से बनाया जाएगा, तो टू और एस कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में। हाँ, तो वो यहाँ आ गया, टू और आ गया यहाँ पे। जी। जी। और बाहर कौन बचा, आप बताओ?